आज मैं अपने डिस्कशन में क्लास 9th का साइंस ले रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर किस प्रकार की वस्तुएं स्थित हैं, हमारा जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार की वस्तुओं से निर्मित है, आदि बातें जो हैं इस पाठ में जो है हम मैटर से रिलेटेड हम जानेंगे। वास्तव में जो ये पूरा ब्रह्मांड है इसका निर्माण ही मैटर से हुआ है, चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो, सभी के सभी जो है मैटर से ही निर्मित हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे मैटर, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो यहाँ पर मैटर वो सभी वस्तुएं जो साइंस के द्वारा जो डिफिनीशन इसकी निर्धारित की गई है कि जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है उनको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसमें दो बातें, जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं। उनको द्रव्य कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसमें द्रव्यमान न होता हो और जो स्थान न घेरती हो। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ों के विषय में बताएंगे कि जो स्थान घेरती हैं लेकिन उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे कि इंसान की जो है फीलिंग है, थिंकिंग है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो सोच कर ही तो पढ़ा रहे हैं। हमारे दिमाग में है, उसको पढ़ा रहे हैं, उसको सोच करके बता रहे हैं हम। क्या ये जो बता रहे हैं इसको यदि एक पेन ड्राइव या मेमोरी में लोड किया जाए तो मेमोरी 1 GB 2 GB की होगी, क्या वो फुल नहीं हो सकती है? वो स्थान नहीं घेरती है, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। तो हम इसको कहाँ पे रखें? इसका तात्पर्य ये है कि जो मैटर की जो डिफिनीशन है कि जो दोनों बातें इसमें ये कहा जा रहा है, ये एक बात तो इसमें कहा नहीं जा रहा है कि जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो। जिसमें दोनों हो वो द्रव्य होगा, लेकिन जिसमें एक हो वो कहाँ जाएगा? इसका तात्पर्य यह है कि जो मैटर की डिफिनीशन है उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, जो कि ये मैटर को जो ये डिफिनीशन लिखी हुई है वो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं करता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है हम उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हम मैटर के फिजिकल नेचर पर हम ध्यान देते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या है फिजिकल नेचर इस मैटर का? फिजिकल जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हम यहाँ पर फिजिकल नेचर से तो इसका दो फिजिकल नेचर है। नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। दूसरी बात, how small
inside these particles of matter. जो ये मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, वो साइज में कितने छोटे हैं, इनका आकार क्या है, आदि बातें। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हम इस बात को एक सिंपल एक्टिविटी की सहायता से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे कि एक गिलास पानी लेते हैं, उस एक गिलास पानी में जो है थोड़ा सा जो कोई कलर है उसको डालते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा जो पानी है वो कलरफुल हो जाता है। पानी जो जल है, वाटर मॉलिक्यूल तभी कलर होंगे जब उस पर जो कलर के जो पार्टिकल्स हैं उस मॉलिक्यूल पर चिपक जाएंगे, उसको सराउंड कर लेंगे, उसको चारों ओर से, तभी वो हमको कलरफुल हमको दिखाई देगा। यदि हम यहाँ से इसमें से थोड़ा पानी निकाल करके किसी दूसरे गिलास में पानी लेते हैं, उसमें भी थोड़ा सा डाल देते हैं, तो देखेंगे कि वो भी जो है पानी जो है कलरफुल हो जाएगा, और लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ हल्का होगा। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जो पहले जो कलर डाला गया था पानी में, वो उस पर ज़्यादा जो है कलर के पार्टिकल्स चिपके थे, जबकि जब हम उसी में से थोड़ा सा पानी निकाल करके दूसरे पानी, प्योर पानी में हमने डाल दिया, तो जो पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए अदर पार्टिकल पर भी जाकर, जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं उस पर जाकर के चिपक गए, जिससे उनकी जो संख्या है वो उसमें कमी आ गई और वो कलर में फीका हो गए, हल्के हो गए। अब हम देखते हैं कि हाउ स्मॉल इन साइज दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये इनका आकार क्या है। तो आकार में हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल लेते हैं और उसको एक गिलास पानी में डालते हैं। देखेंगे कि थोड़े देर के बाद जो है वो पानी जो है वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। अब इसमें से हम 10 ml पानी को निकाल करके यदि फिर जो है 100 ml पानी में मिलाते हैं, तो देखते हैं ये भी पानी जो है कलरफुल हो गया, लेकिन इस पानी की अपेक्षा ये हल्का है। इसी प्रकार से इसमें से 10 ml निकाल करके हम अगले 100 ml पानी में हम इसको ऐड करते हैं, तो ये भी कलरफुल हो जाता है, लेकिन पहले की अपेक्षा लाइट कलर इसका आता है। तो इस प्रकार से एक देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो छोटा सा एक क्रिस्टल है वो पानी के बहुत सारे अणुओं को कलर करने में सक्षम है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एक जो पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और बहुत थोड़े से ही स्थान में जो है बहुत अधिक संख्या में जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मैटर है वो एक बात यहाँ निकल करके आ रही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये बात हो गया, ये इसका फिजिकल नेचर हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। जो मेन प्रॉपर्टी है वो मैटर की, वो क्या है, क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक। इसका जो मेन प्रॉपर्टी है मैटर की वो 3 है। नंबर 1,
मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच। नंबर 2, मैटर पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव। और नंबर 3, मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस। बिटवीन देम। दो मैटर पार्टिकल के बीच जो है स्पेस होता है। अब हम यहाँ एक एक चीजों को हम देखें, जो मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था एक एक्टिविटी के अंतर्गत कि हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ा सा कलर हमने डाला, तो कलर जो है वो थोड़ी देर के बाद देखा हमने कि जो पानी है वो पूरा का पूरा कलरफुल हो गया। अब यहाँ पानी जो है, पानी कैसे कलरफुल हुआ? यदि कलर के पार्टिकल्स और जल के पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हुए होते तो जो कलर का पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल पर, अणु पर वो नहीं चिपकता। इसका मतलब है ये निकल रहा है कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही नहीं, हम जो सेम मैटर है उसके पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पानी है तो पानी जो है अपने आप जो है अपनी सरफेस को नहीं छोड़ करके वो जा सकता है। उसमें जितने भी मॉलिक्यूल है, पानी के अणु हैं, वो एक दूसरे को स्वतः छोड़ करके नहीं जा सकते हैं जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल एक्टिविटी को अप्लाई नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं मार्कर से लिख रहे हैं और ये मार्कर की जो इंक है वो इस बोर्ड पर चिपक रही है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो मैटर पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जो ये बोर्ड है वो भी एक मैटर से बना हुआ है और जो इंक है वो भी मैटर है और ये आसानी से इस पर चिपक जा रहा है और हम लिखने में कैपेबल है। अब दूसरी बात देखते हैं कि मैटर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो हम एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक गिलास हम पानी लेते हैं और इसमें थोड़ी सी मात्रा चीनी की डालते हैं, नमक की डालते हैं। थोड़ी देर में देखेंगे कि जो चीनी या पानी है वो डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई, जिसको हम कहते हैं कि चीनी और पानी जो है पानी में घुल गया, डिजॉल्व हो गया। तो ये कैसे डिजॉल्व हुआ? यदि पानी के अणु जो है लगातार यदि चीनी या नमक के जो पार्टिकल्स हैं, अणु हैं, उनसे टकराए नहीं होते तो वो पानी का अणु जो है, चीनी का अणु जो है वो सिंपलर पीसेज में नहीं टूटता और इस प्रकार से वो डिसअपीयर नहीं होता। क्योंकि जो सिंपलर पीस में डिसअपीयर हो जाता है तो जो पानी के जो अणु हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो उसका साइज है और जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनका साइज है, वो दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होता है और जो वो पार्टिकल्स इसी के बीच में आकर के सेटल हो जाते हैं। इससे ये दो बातें स्पष्ट हो रही हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता है और पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव भी करते हैं। तो ये तीनों बातें स्पष्ट हो गई यहाँ पर कि मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर, मैटर पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव और मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। हम और एग्जांपल जैसे ले लें। अभी मान लेते हैं एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा डालते हैं। तो वो बर्फ का टुकड़ा जो है यदि डाल दें तो क्या ये गिलास पानी से भरा हुआ है। अब यदि ये पानी का टुकड़ा डालते हैं, यदि ये पानी जल से एनर्जी ले करके और ये पिघलता है तो क्या इसमें से जो पानी होगा, जो बर्फ का बनेगा, वो इस गिलास के बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि
जो इस बर्फ के पानी के जो अणु हैं उनका साइज कंट्रैक्ट होने के कारण जो है वो छोटा हो जाता है, और ये जो है इन्हीं पानी के अणुओं के बीच में सेटल हो जाते हैं, और एक बूंद भी पानी जो है उस गिलास से बाहर नहीं होगा। यदि औसत मात्रा में ये टुकड़ा लिया गया है, तो यदि अधिक बड़ा टुकड़ा ले लिया जाएगा तो हम जानते हैं वो तो पानी बाहर गिरेगा ही, यदि संख्या उससे अधिक हो जाएगी तो, जिसमें पार्टिकल्स की। लेकिन जब तक इस गिलास में लिया गया पानी के अणुओं की संख्या और इसमें इस बर्फ में उपस्थित पानी के अणुओं की संख्या जो है ये समान है या कम है, तो पानी की एक बूंद भी जो है बर्फ के पिघलने से यहाँ नीचे नहीं गिरेगी। अब हम अगले कंडीशन पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो हम यहां केवल अब स्टेट ऑफ मैटर, इसकी क्या अवस्था है, तो मैटर को की 3 अवस्था है, उसको बांटा गया है, सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, और नंबर 3 गैस। एक स्टेट इसका और होता है प्लाज्मा, लेकिन हमको यहाँ प्लाज्मा से हमारा कोई संबंध नहीं है क्लास 9 से, तो हम केवल यहाँ 3 ही स्टेट पे बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। अब कोई पदार्थ जो है सॉलिड है, तो सॉलिड है, हम सॉलिड के अंतर्गत किसको रखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों जो होता है सुनिश्चित होता है, उनको हम सॉलिड के अंतर्गत रखते हैं। तो ये अच्छा, अब बात ये आ रही है कि सॉलिड का आयतन और आकार सुनिश्चित क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, इनके बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, ये क्लोज कंपैक्ट होते हैं, और ये इनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस जो होता है वो कम होने के कारण जो है इनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं या इंटर एटॉमिक फोर्सेज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होते हैं तो ये क्लोज कंपैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल F रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², अर्थात जैसे जैसे दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो जो मोशन कंडीशन है पार्टिकल्स की वो रिड्यूस होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब ये फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो जो पार्टिकल का मोमेंट है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, यहाँ तक कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और ये सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कारण से चूंकि मोशन होता नहीं है, इसलिए जो सॉलिड होता है उसका जो आयतन और आकार जो होता है दोनों ही सुनिश्चित होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड, अब हम लिक्विड को देखते हैं कि जिस बर्तन में भर लें उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है। यदि हम एक गिलास पानी लेते हैं, उसको जग में डालते हैं, तो गिलास में है जब तक वो गिलास का आकार लिए हुए है, यदि हम जग में डाल दिए तो जग के जैसा उसका आकार हो जाता है। इसका मतलब है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड है उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं निश्चित होता है, उसको हम लिक्विड के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें मोमेंट होता है, उसमें मोशन होता है, क्योंकि जो इनके बीच जो लिक्विड हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है वो फोर्स जो होता है सॉलिड की अपेक्षा कम होता है,
क्योंकि जो लिक्विड पार्टिकल के बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, स्पेस अधिक होने के कारण जो है कम होता है। इसलिए ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो मूवेबल कंडीशन कैपेबिलिटी को ये गेन कर लेते हैं और ये अपने सरफेस पे जो है मूव करने में कैपेबल होते हैं। इसी कारण से जो है इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, बट जो साइज होता है इनका जो लिक्विड का वो बदलता रहता है। तो सॉलिड और लिक्विड को हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर हम गैस की बात करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो परफ्यूम है, परफ्यूम कोई लगाता है उसकी खुशबू हम तक पहुँचती है। अगरबत्ती को कहीं हम दूर जला देते हैं उसकी खुशबू हम तक आती है, हैं? ये बातें हम देखते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यदि हम इत्र की शीशी है इसको खोल करके छोड़ दें तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उसमें इत्र जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? या हम गैस सिलेंडर देखते हैं, उसको खोल दें, धीरे धीरे जो लीकेज है उसमें से तो धीरे धीरे गैस जो है निकलती रहती है, धीरे धीरे उसमें कम होता रहता है। तो गैस हम किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार जो है दोनों ही सुनिश्चित नहीं होता है, उन्हें हम गैस का नाम देते हैं, उनको गैस कहते हैं। आखिर में ये जो आयतन और आकार इसका दोनों ही सुनिश्चित क्यों नहीं होता है? तो हम यहाँ पे इसका जो भी रीजन जो है वो इनके बीच जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो लगने वाला जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो ही इसको डील करता है। तो हम जानते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो स्पेस है वो बहुत अधिक होता है, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। और इतना अधिक होता है कि ये जो फोर्स होता है उनके बीच जो लगता है वो निगलेक्ट होता है, न के बराबर होता है। जिस कारण से क्योंकि उनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। और जब मूव करने के लिए फ्री होते हैं, उनमें मोशन होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो वो अपनी सरफेस को छोड़ करके और बाहर निकल जाते हैं, जिससे धीरे धीरे जो उनका आयतन होता है वो भी कम होता जाता है और आकार भी कम होता जाता है। तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, दो बातें यहाँ पे डील करती हैं कि जो इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेस नंबर 1, नंबर 2 इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ दो बातें हैं जो इस मैटर की स्टेट को डिफाइंड करती हैं। यदि इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। यदि इनके बीच स्पेस कम है तो फोर्स अधिक होगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं। तो जो इसमें आगे का जो टॉपिक्स है हम अपनी अगली वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।